नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दलों में बयानबाजी का दौर भी जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम मोदी के इस बयान पर बवाल मच गया और कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी के इस बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला है और उन्हें सबूत रखना चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने मोदी को चुनौती दी और कहा, हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दें। दूसरे चरण के चुनाव से पहले दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन मुद्दों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और उनके बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या पलटवार किया है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा और जालौर में थे। बांसवाड़ा में उन्होंने तीखा हमला किया कांग्रेस पर और इस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि आप हमें दिखा दें, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम अगर लिखा हो। तो देखिए, अब सियासी पारा अगर कहें तो वो अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दूसरा चरण अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। दोनों ही नेशनल पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं। अब ऐसे में बयानबाजी जो है वो अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया और मनमोहन सिंह सरकार को लेकर तीखा वार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है
और इसी को लेकर के अब कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ देखिए आपको विंडो में नजर आ रहे होंगे अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश गर्ग जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अनिल जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। समझना चाहूंगा कि बयानबाजी का दौर जो है वो अब अपने चरम पर दिख रहा है और कल प्रधानमंत्री के बयान को किस तरीके से देखें? देखिए, दो चीज है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे रूप से यहाँ राजस्थान में मुकाबले में, और दोनों अपनी अपनी बात। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज उसको परिपेषित करता है, उसको बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि वो अपीजमेंट की राजनीति नहीं करेंगे, वो माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए काम करना है, ऐसी बात नहीं कहेंगे। और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, न्याय पत्र, जिसका भी आप नाम लीजिए, उन्होंने जो उसमें इंगित करके ये कहा है कि उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए विशेषकर बात बोली है, या फिर ओबीसीज के लिए बोली है, या फिर एससीज के लिए बोली है, और कुल मिला के संपूर्ण रूप से सबका साथ सबका विकास वाली लाइन से हटके बात बोली है। लेकिन कांग्रेस की शुरू से विचारधारा ये रही है कि आप माइनॉरिटीज के लिए अलग से काम करेंगे, जिसको बार बार दूसरे लोग माइनॉरिटीज अपीजमेंट बोलते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा स्पष्ट है। कांग्रेस ने कभी इस विचारधारा को छुपाया भी नहीं है। उन्होंने बताया है कि हम अल्पसंख्यक के लिए हितैषी हैं, उनके पक्ष में काम करेंगे। जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब थे और उन्होंने जो बयान किया था वो तो सर्वविदित है, वो तो रिकॉर्ड में है, वो हमने सुना है। अब ना तो कांग्रेस इसको छुपाने की कोशिश करती है और ना ही छुपाना चीज, जो विचारधारा है वो है। बीजेपी की विचारधारा ये है कि जो अपीजमेंट की राजनीति है वो नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। कांग्रेस की तरफ से तो अब सबूत मांगा जा रहा है। एससी एसटी के लिए काम करेंगे, ओबीसी के लिए काम करेंगे और माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे। आप देखिए, जिस पीडीए विचारधारा की बात कांग्रेस करती है उसमें कहीं भी हिंदुओं की सो कॉल्ड अपर कास्ट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। अब वो आप दोनों चीज तो नहीं कर सकते। जब आप माइनॉरिटी को खुश करने जाएंगे तो आप मेजोरिटी को नाराज करेंगे, ये बात तो सही है। तो आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर पाएंगे, यही एक प्रॉब्लम है। जब आप माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं, तालियां बजती, तो आपको लगता है अच्छा माइनॉरिटी हमारे पक्ष में आ गई, लेकिन ये भी तो बात सच है ना, उससे मेजोरिटी नाराज होने का खतरा बढ़ता है। अब बीजेपी ने इस बात को समझा शुरू से ही और उसने कहा मेजोरिटी को भी साथ लेके चलेंगे, तो अपीजमेंट नहीं हुआ, माइनॉरिटी नाराज होती है, उनको भी मालूम है। बीजेपी को तो नुकसान होता है कि माइनॉरिटी सीधे रूप से उनसे नाराज होती है, उनको वोट नहीं कर पाती ज्यादा संख्या में। तो ये नुकसान गणित भाग लगा के लोग भाषण दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का भाषण भी उसी का अनुरूप था। तो उसके बाद जैसा आपने कहा कि जो अपने विचारधारा है उस पर स्टैंड करे, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस उस पर स्टैंड कर पा रही? क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोला, अब या तो बचाव की मुद्रा में अब सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप दीजिए सबूत कहां हैं, जबकि वो सारी चीजें रिकॉर्ड में है। मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो रिकॉर्ड में है। देखिए, एक बात है, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले जनसंघ था, तो एक बड़ी स्पष्ट विचारधारा के साथ चलते थे वो लोग, और उस विचारधारा के कारण उनको सांप्रदायिक होने का तमगा बहुत वर्षों तक झेलना भी पड़ा। उनको नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि माइनॉरिटी ने उनको वोट किया नहीं, और जो मेजोरिटी थी वो जातियों में बंटकर उसी हिसाब से वोट करती थी, तो वो वोट बैंक के हिसाब से पिछड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही ये राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, वीएचपी आगे बढ़ चली, बीजेपी ने उसका समर्थन किया, तो जो उनका नुकसान होता था, जिस कारण से उनको सांप्रदायिक होने का तमगा झेलना पड़ता था, वो उनके फायदे में पहुंच गया। यानी जो मेजोरिटी था, जो कभी जातियों में बंट करके अलग अलग पार्टियों को वोट करती थी, वो इकट्ठा होकर उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू किया। तब कांग्रेस को दोबारा सोचना पड़ा कि अब हम क्या करें, अगर माइनॉरिटी को खुश करें तो मेजोरिटी पूरे एक इकट्ठा होकर नाराज हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस को दोबारा पुनर्विचार करने की नौबत आ गई है, नहीं तो उससे पहले उनको आवश्यकता नहीं थी। उनका काम चलता था, एससी एसटी को आप मनाइए, आप माइनॉरिटी को मनाइए, हिंदू विभाजित होकर आपको वोट दे रहा है, तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अब ये काम इसलिए बंद हो गया कि जैसे आप माइनॉरिटी को मनाने जाते हैं, मेजोरिटी आपसे इकट्ठा होकर नाराज हो रही है। तो इसलिए उनको भी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे आना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है हमारा गोत्र ये है, उनको बताना पड़ता है हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं। तो ये एक बात है। लेकिन
साथ साथ वो माइनॉरिटी को भी नाराज नहीं करना चाहते। जैसे ही इस लाइन पे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हिंदुत्व को मनाने में या सॉफ्ट हिंदुत्व में, माइनॉरिटी को नाराज होने का खतरा। तभी तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में एसपी को वोट मिला माइनॉरिटी का, और आरजेडी को वोट बिहार में मिला, टीएमसी को वोट मिल गया वेस्ट बंगाल में। तो कांग्रेस के हाथ में तो कुछ ही नहीं बचा। तो कांग्रेस दो राहे पे खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा इस समय कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। और मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा इसको बात समझने में कि इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। ठीक है आदेश जी, किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्या यही चुनौती है? और इसी की वजह से अब कांग्रेस जो है वो एक तरीके से कहें तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए। अभिषेक जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं है, देश के लोगों की बात है, देश की बात है, देश के किसानों की बात है। ये जब किसान पार्टी में लेंगे, लेकिन आज से पहले भी वो किसान आते थे दिल्ली, प्रधानमंत्री को मिलते थे, 10 मांगे रखते थे, 2-3 चीजें मान ली जाती थी और हंसी खुशी अपने घर वापस चले जाते थे। लेकिन आज उनको अपने घरों से, अपने प्रदेश से ही नहीं निकलने दिया जाता। उनके रास्ते में कीले गाड़ दी जाती हैं। जिस तरह से नक्सलवादी सड़कें खोदते हैं, वैसे सरकार सड़कें खोद देती है और उनको उनके घरों से नहीं निकलने दिया जाता। इतनी घबराहट पता नहीं है माइनॉरिटी से। आदेश जी आपका कैमरा फ्लिप हो गया है। आदेश जी आपका कैमरा फ्लिप हो गया है। ये अब इतनी घबराहट किस कारण से है? ठीक है आदेश जी, सही उसे करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। तब तक सुरेश गर्ग जी, अचानक से फिर अब इस तरीके से, क्योंकि आप तो सर्व समाज की बात करते हैं, फिर ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकता है? आप तो सबकी बात करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से अभिषेक भाई, भारतीय जनता पार्टी है वो सर्व समाज की बात करती है, तुष्टीकरण की बात नहीं करती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बांसवाड़ा में आए और वो बताते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने किस तरह से 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। पहली बात है कि कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री मानती है या नहीं मानती। अगर प्रधानमंत्री मानती तो मनमोहन सिंह जी का जो स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट था कि अगर सरकारी संसाधनों, देश के संसाधनों में पहला अधिकार है तो वो मुसलमानों का है। तो इसमें गलत कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी ने यही बोला है। अगर मान लो आज अगर पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर कांग्रेस ये कहती है या इनके नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि साहब प्रथम अधिकार मुसलमानों का है, तो बेचारे अगर आज हिंदुस्तान का अगर विकास कर रहा है, एक हम तुष्टीकरण पे विश्वास नहीं करते, आज हिंदुस्तान का विकास कर रहा है, सोना चांदी गहने अगर हमें अभी हर व्यक्ति के पास में, उसका उपयोग अगर वो मुसलमानों के लिए करते हैं तो ये गलत है। तो ये मोदी जी ने बोला है कि किस तरह से तुष्टीकरण करते हैं। अब आपको मैं एक घटना बताता हूँ कि किस तरह से तुष्टीकरण और मुस्लिम की भाषा बोलते हैं। 3 अप्रैल को वायनाड के अंदर राहुल गांधी जी ने अपना नामांकन भरा था। 3 अप्रैल को जो नामांकन भरा था उसके अंदर कांग्रेस ने अपने झंडे नहीं दिखाए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के नामांकन के अंदर कांग्रेस अपने झंडे नहीं दिखा रही, इसलिए नहीं दिखा रही कि मुस्लिम लीग नाराज नहीं। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा मुस्लिम की विचारधारा है या तुष्टीकरण की विचारधारा है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जब गहलोत जी की सरकार थी, कोटा के अंदर पीएफआई को परमिशन देना और करौली के अंदर दंगे करवाना, करौली के अंदर अगर रामनवमी के अंदर धारा 144 लग जाती है और कोटा के अंदर पीएफआई को परमिशन देते हैं, तो ये पता लगता है कि ये तुष्टीकरण है। तो इस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। हम विकास की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हर क्षेत्र, हर परिवार, हर व्यक्ति का हम विकास करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक और चीज है सुरेश जी, एक और चीज है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही, प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको सब कुछ दिया जाएगा। सर, तो जनसंख्या कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? 10 साल हो गए, जनसंख्या कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? अभिषेक भाई, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनसंख्या कानून भी आएगा, यूसीसी भी आएगा।
जिस तरीके से हमने 3 तलाक का कानून लाए हैं, धारा 370 हटाई है, जिस तरह से राम मंदिर लाए हैं, उसी तरीके से ये भी आएगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, अभी 2024 के बाद में ये सब चीजें आएगी। देश के अंदर सुख समृद्धि लाएंगे, देश को विकास के अक्षर पे लाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्रों के अंदर उसकी श्रेणी रहे। ठीक है आदेश जी, अब बोलिए, उस समय आपका ऑडियो चला गया था, बोलिए अब। अभिषेक जी बोलिए, आ रही है आवाज। अभिषेक जी, इशू ये नहीं है, माइनॉरिटी मेजोरिटी का इशू नहीं है, इशू है बेरोजगारी का, इशू है भ्रष्टाचार का, इशू है महंगाई का, इशू है किसानों की समस्याओं के समाधान का, ये तमाम इशू है महिलाओं के सम्मान का। इन तमाम इशुओं के भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन देश का किसान, देश का नौजवान, देश के कारखानों में काम करने वाले मजदूर, देश की महिलाएं ये अच्छी तरह जान चुकी हैं कि ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। ये सिर्फ जो है लोगों को छलने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का और बांटने का काम करते हैं। अब लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। हमने जो अपना मैनिफेस्टो दिया, अपने मैनिफेस्टो में हमने 5 न्याय की बातें की। ये वो वर्ग है जिसके साथ सरकार को न्याय करना चाहिए था, लेकिन भाषणों में सरकार इनके साथ न्याय करती है, लेकिन जब वास्तविकता होती है और सरकार में नीतियां बनती हैं तो इनके साथ अन्याय होता हुआ दिखता है। जब ये अन्याय करते हैं तो हमने उन चीजों को चिन्हित किया है। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा पथ यात्रा करके तमाम उन वर्ग के लोगों से बात की और उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी बनाई और उन तमाम बिंदुओं को चिन्हित करके इसके अंदर रखा। आज सबसे बड़ी समस्या युवाओं के साथ है। हमने युवाओं के लिए दिया 1 लाख वेतन, जैसे ही वो कॉलेज पास करेगा, एमटेक बीटेक पास करेगा और उसको हम अप्रेंटिसशिप देंगे और उसके अंदर 1 लाख रुपए सालाना उसको मिलेगा। ये हमने नौजवानों की चिंता जो उसकी पीड़ा जो है उसको समझा। प्रधानमंत्री जी भी इसको समझते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ इसको अपने भाषण में कहते हैं कि योग्यता के आधार पे नौकरी मिलेगी, लेकिन अयोग्य लोगों को बनाया जा रहा है, योग्य लोगों को भी अयोग्य बनाया जा रहा है। ये वास्तविकता है। ठीक है, इसलिए इसका रिप्लाई कीजिए, फिर अनिल जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है सुरेश जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर जा रहा हूँ। नहीं, दूसरा नारी न्याय की भी बात ले लें। ठीक, जिस दिन भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा, आदेश जी आप जो कदमों की दूरी पे महिलाओं के साथ हमारे आदेश जी, हमारा सम्मान है, आदेश जी, भारत का सम्मान दुनिया में बनाया, जो भारत आपने जो मैनिफेस्टो में दिया है, आपने जो मैनिफेस्टो में दिया है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो दिया है, आपने जो मैनिफेस्टो में अभी ग्राफिक्स के जरिए हम वो लगातार वो दिखा रहे हैं। आप ये जो 5 न्याय की बात कह रहे हैं, या बीजेपी की तरफ से जो ज्ञान की बात कही जा रही है, GYAN जो उन्होंने वर्ग दिया है, उसको भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बोल रहे कि साहब हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब इनसे पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार की 40 लाख नौकरी है। अब 40 में से 33 लाख तो ऑलरेडी नौकरी के अंदर है। ये अब ये कहाँ से 30 लाख की नौकरी की बातें करते हैं? इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि साहब 1 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर होते ही तुरंत गरीबी मिट जाएगी। अरे कौन सा जादू आ गया? 58 साल तक आपने राज किया, 58 साल तक राज करने के बावजूद भी तुरंत गरीबी मिट जाती, तो 58 साल तक आपके पूरे परदादा दादी सबने राज किए थे, मिट जानी चाहिए थी गरीबी। लेकिन ये गरीबों को सुरेश जी, इस पे भी राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लियर कर चुके हैं, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। वो क्लियर कर, इन्होंने बोला है ना ये। हाँ जी, ये इन्होंने खुद ने बोला है। साहब 1 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर होता ही तुरंत गरीबी मिट जाएगी। ठीक है भाई, कौन सा ऐसा जादू आ गया? दूसरा ये कह रहे हैं कि आज हम बात कह रहे हैं, हम विकास को बातें करते हैं, आज विकास देंगे, कौन सी गरीबी आप बता दीजिए। आज हिंदुस्तान के अंदर गरीबी, अब अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, समझना ये चाहूंगा। 14% के आसपास महंगाई बेरोजगारी थी। ठीक है सुरेश जी और आदेश जी, अब आप दोनों 4-4.5% के लगभग है। ठीक है सुरेश जी, 2014 से 10% के ऊपर महंगाई दर रहती थी। ठीक है, ये पता लगता है। विकास दर 8% के ऊपर है। अभी 8% के ऊपर हिंदुस्तान की विकास दर रही नहीं है। ये मोदी जी का कार्यकाल है जिसमें 8% में विकास दर रही है।
ठीक भुखमरी सर। अगर पाकिस्तान अब अनिल जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए बार बार जिक्र होता है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, जरा सा इस वर्ड को मैं आपसे समझना चाहूंगा, अल्पसंख्यक है कौन हिंदुस्तान में? हम जो कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है अल्पसंख्यक है, क्या मुस्लिम वर्ग वाकई में अल्पसंख्यक है आज के डेट में? अगर मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक है तो फिर पारसी क्या है, जैन क्या है, बौद्धिस्ट जो है वो क्या है फिर? अभिषेक जी, वैसे तो अल्पसंख्यक की परिभाषा ये थी जो इस देश का नहीं है, जो इस देश में बाहर से आया है और यहाँ आके उसने शरण ली है और यहाँ पे रहने लगा है, तो उसको अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। फिर नई परिभाषा आई तो जिसमें देश की संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। लेकिन देश में जो 25 करोड़ है वो अल्पसंख्यक कैसे? अगर कोई पारसी की बात करे तो समझ में आता है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन वो तो अल्पसंख्यक होने का कोई लाभ नहीं चाहते। बिल्कुल। जैन, बौद्ध, सिख वो भी एक बड़ी संख्या में है, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले तो बहुत कम है। वो भी अल्पसंख्यक होने की दुहाई बार बार तो नहीं दे रहे, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को ही जैसे ही अल्पसंख्यक बोलते हैं तो पहली छवि उभर के आती है तो मुसलमानों की बात। एक बात, दूसरी बात जो मैं भी पॉलिसी की बात कर रहा जिसमें एक घमासान छिड़ा है, आप दो एक शब्द आपने भी कुछ ज्ञान शब्द बोला अभी। बीजेपी कह रही है हम ज्ञान पे काम करेंगे, GYAN, जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता, N से नारी। इसमें आपको कहीं धर्म दिखा? नहीं। कहीं जाति दिखी? यानी सर्वांगीण विकास करेंगे और 4 वर्ग है ये, यानी ये मानव जाति के 4 वर्ग हैं जिसको वो काम करना चाहते हैं। अब इसकी बात करें अगर अपने इंडी गठबंधन की, ये PDA पे काम करेंगे। PD का मतलब हो गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इसमें धर्म भी है और जाति भी है। अब इन 3 वर्गों को छोड़, इन 3 धर्म जातियों को छोड़ दे तो फिर बाकियों का क्या करेंगे? अगर आप देश में शासन करना चाहते हो तो सर्वांगीण विकास करें ना, जिसमें अल्पसंख्यक भी हो, बहुसंख्यक भी हो। अल्पसंख्यक का विकास करने की बात जैसे ही आप करते हैं तो इसका मतलब है आप बहुसंख्यक को पीछे छोड़ना चाहते हैं, उनकी चर्चा, उनकी चिंता नहीं करते। अगर आप कहते हैं हम देश में सबका विकास करेंगे, सबका प्रयास कर लेंगे, तो इसका मतलब है इसमें अल्पसंख्यक भी है और बहुसंख्यक भी है। तो मेरा ये कहना है, जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि हम विशेष वर्ग से इसकी चिंता करेंगे या इस जाति की चिंता करेंगे या इस धर्म की चिंता करेंगे, तो स्पष्ट है कि आप बाकियों को नहीं सुनना चाहते, बाकियों को नहीं मानना चाहते। तो अब लेकिन परिवेश जो बदल चुका है पिछले 15 सालों में, वो बदला यही है कि जैसे ही आप विशेष धर्म या विशेष जाति की बात करते हैं तो बाकी की जातियां या बाकी के धर्म वाले लोग नाराज होते हैं। उनको लगता है आप हमारी बात ही नहीं कर रहे। तो आप हमारी बात नहीं कर रहे तो क्यों करेंगे? आप बताइए, जब पीडीए होगा पूरे उत्तर प्रदेश में तो आपको तो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, जाट है, ये क्यों वोट देगा आपको? वो आप कहेगा ना आप तो हमारी बात ही नहीं करते। ऐसे ही कुल मिलाकर राजस्थान में भी है। आप जैसे मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहे हैं, अभी मैंने पवन जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कहीं धर्म की बात हो तो बता दीजिए। नहीं है धर्म की बात, अल्पसंख्यक की बात है ना। अल्पसंख्यक से मतलब धर्म नहीं आता क्या? अल्पसंख्यक बिना धर्म के हैं क्या? देखिए एक बड़ी बात बताता हूँ आपको मैं। कांग्रेस शासन में जब आई, शुरू के साल में तो कांग्रेस ही रही। कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बना था उस 1935 में जो उन्होंने रेगुलेशन पास किया था, आज तक उसको छेड़ा नहीं गया। और हिंदुओं के लिए जो हिंदुओं को लो थे 1954 से 1956 के बीच में 3 बार बड़े मेजर अमेंडमेंट करके हिंदू कोड बदले गए। आपने उसको टोटल बदल दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, हिंदू और मुसलमान बराबर है। इसमें भी लोगों को आपत्ति है। मेजोरिटी को आप ज्यादा फायदा मत दीजिए। बिल्कुल। और इसमें तो ये भी है ना सर कि आईपीसी में आप सब चीज मानते हैं, लेकिन सीआरपीसी में आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो फिर मानने को तैयार नहीं है। सिविल इसलिए मानने को तैयार नहीं है सिविल रूल्स, क्योंकि अभी तक उनको अपीजमेंट के नाते छूट दी गई थी। उनको मनमाने ढंग से तो वही फिर होना चाहिए ना कि उसमें जो आईपीसी वाला है उसमें भी जो शरिया कानून है उसी को माना जाए, तो शायद ज्यादा बेहतर हो। मैं कह रहा हूँ शरिया कानून को क्यों मानने की छूट दी जा रही है सिविल लॉज में? इसलिए ना, नहीं आईपीसी में भी मैं ये कहता, तो फिर आईपीसी में भी मानिए, हाथ के बदले हाथ, चोरी के बदले हाथ, वो फिर उसको मानिए। फिर नहीं ये नहीं चलेगा। जब देश में एक शासन है, एक विधान है, तो फिर यूसीसी के लिए सोचना होगा। उसका तरीका तो यही है कि देश के हर नागरिक पे समान रूप से हर कानून लागू होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कल मनमोहन सिंह सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि मनमोहन सिंह ने एक समय ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं, आदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपके पास आदेश जी आते हैं और समझना ये चाहेंगे कि देखिए, आपको अगर सियासत करनी है सभी को तो साधना होगा, आपको हर किसी के लिए सोचना होगा। हम अपने देश की सियासत को इस तरीके से देखते हैं जहां पर जो जनरल है, जिसको जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो GEN जनरल, उसके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। उसकी तो बात भी नहीं होती है। अभिषेक जी, जो आपकी चिंता है वही चिंता कांग्रेस पार्टी की है। हम सबके लिए सोचते हैं और मैंने अभी आपको कहा कि हमने 5 न्याय की बात की, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, इन न्यायों की हमने बातचीत की और इसके लिए हम काम करते हैं, काम करते आए हैं। देश में सभी वर्ग आगे बढ़े हैं हमारे शासन में। हमने कभी पिक एंड चूज नहीं किया, हमने समान तरीके से सबको आगे बढ़ने के अवसर दिए, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पिछले 60 साल हैं। इस दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देश को हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार किया। ये कांग्रेस के नेताओं को और देश के लोगों को समर्पित है, जो है उन्हीं के योगदान से हुआ। आज उस शक्ति को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं 80-20 किया जाता है, कहीं दूसरी तरह से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनके लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए वो प्रयास होते नहीं दिखते। कहीं ना कहीं आज सरकार जो है 2-3 घरानों के लिए काम करती है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से लोगों से एक्सटॉर्शन करती है, किस तरह से चंदा वसूली की जाती है, जो स्विस बैंक के नाम और वहां का काला धन भारत में लाने की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान के SBI के बैंकों के नामों को भी छिपाने का काम करती है। आदेश जी जरा से ये बता दीजिए, भारत के लोगों ने फिर देख ली बात है। अगर आप सबकी करते हैं, फिर यूपी में आप PDA करते हैं। पता है, ये हमारा घोषणा पत्र है। यूपी में जो सरकार 2047 की बात करती है, वो अपने लाए हुए 2000 के नोट को भी 5 साल नहीं चला सकी, जिसके पास पंचवर्षीय योजनाओं का भी कार्यक्रम नहीं है कि इस नोट के लाने के फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। आदेश जी आप ये बताएं ना, फिर यूपी में PDA क्यों? तो किसानों को अपने घरों से निकल के दिल्ली तक आने नहीं देना चाहते, वो बात करते हैं 2047। ये जवाब नहीं देंगे। बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ, जवाब नहीं देंगे। कोई एक वर्ग नहीं, उधर की बात करते हर वर्ग इस सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं उन चीजों को दिखाता नहीं है। लोग देख ले अभिषेक जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गाँव में अभी कोई नहीं सुरेश जी, हम तो सर्टिफिकेट लेते रहते हैं। चंदी बॉर्डर के ऊपर ये देखो, न्यायपालिका पे भी आरोप लगा रहे हैं, ये EVM पे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। कोई ऐसा सरकार है आरोप नहीं लगा रहे। मतलब ये दूसरी नैया है, कांग्रेस एक दूसरा जहाज है, उसको आरोप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे भाई आइए, जनता के सामने जाइए, जनता से वोट मांगिए। हमारे लिए तो क्या है सर कि अगर उसकी हार्ड कॉपी हमें मिल जाए तो हम अपने घर में उसको सजा लें, फ्रेम करवा करके। इतने सर्टिफिकेट मिले हैं, क्या कर सकते हैं उसका। 40 साल पुराने केस को उल्टे सीधे तरीके से हमारे खातों को सीज कर दिया जाता है। चुनाव नहीं तो आप क्यों नहीं इनकम टैक्स कराते? आप रिटर्न टाइम क्यों भरते हो? आप रिटर्न क्यों नहीं टाइम पे भरते हो? और कोर्ट ने फिर क्या जवाब दिया आपको? कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हो नहीं करते हो? खाते सीज कर दिए तो खाते आपकी गलती की वजह से सीज हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर खाते सीज किए तो आपकी गलती की वजह से। आपने तो ये सोचा कि कांग्रेस जो है या गांधी परिवार है वो देश के कानून से ऊपर है। आप तो ये सोच रहे हैं ना, देश से कानून से ऊपर है गांधी परिवार। ऐसा नहीं चलेगा। आदेश जी, ये अब कानून पे चलेगा देश, गांधी परिवार से नहीं चलेगा देश। आदेश जी बोलिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि आप सबकी बात तो करते हैं, लेकिन फिर PDA क्यों होते रहता है? 18 के रिटर्न है, 1297 लोगों ने जो पैसा डोनेट किया, उनके पते उसके अंदर नहीं है।
रिटर्न भरिए, आदेश किसी रिटर्न में आपने भरिए ऐसी ना, लिखी हुई मना है किसने जिसमें किया? किसी आप व्यक्ति समय का पे नाम रिटर्न नहीं भरिए है, ना, किसी का समय पता पे नहीं रिटर्न है, भरते तो तो आप चंदा क्यों चंदा क्यों मिला दिखाते है, हैं? ये आपके लेकिन रिटर्न आप में ये निकाल सोच कर रहे हैं देख कानून लीजिए। हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन कानून आपके हिसाब से नहीं चलेगा आदेश जी, कानून चलेगा आपकी कानून के मंशा हिसाब को से, देश भारत कानून के के हिसाब लोग से चलेगा। समझते हैं। ठीक है, ठीक है आदेश जी, अब वेट कीजिए। ठीक है सुरेश जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा। देखिए, मैंने जो बात कही जनरल की, जनरल को तो खैर कोई नहीं पूछ रहा। अब देखिए बात अगर की राजपूत वर्ग आपसे नाराज बताया जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं है। रूपाला जी ने अगर कोई गलती की है तो रूपाला जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने 2 बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है कि जो मैंने शब्दों किया है उसकी मैं माफी मांगता हूँ। और राजपूत समाज तो हमारे साथ सदा से चला है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फिर हम तो देखिए, हमारे पास तो तुष्टीकरण का इस तरह का नहीं है। हर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। तो इसलिए ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आज ये सब नाराज है या कुछ नहीं है। हमारे पास तो ज्ञान की बात है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चार जो है हमारे समाज, उन सारे समाज के ऊपर ध्यान देके देश का विकास करने में लगे हुए हैं। और आपने खुद ने देखा होगा कि पिछले 10 साल के अंदर किस तरह का विकास हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट 7 हुआ करते थे, आज 15 के लगभग हो गया। आपने देखा होगा उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर 11 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन हुए, जो 2014 से पहले एक भी नहीं हुआ करते थे। आपने देखा होगा गरीब को पक्के मकान बना के भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना के दिए। शौचालय 12 करोड़ शौचालय बना के दिए। 3 करोड़ हर घर नल कनेक्शन थे, आज 13 करोड़ हर कनेक्शन। ये विकास दिया है आज मोदी जी ने। अब देखिए सर, सत्ता में आप हैं, ये अल्पसंख्यक शब्द जो है इसका क्या करेंगे? क्योंकि अल्पसंख्यक अगर हम आते हैं तो इसकी कोई तो क्राइटेरिया हो, कुछ तो पता चले कि अल्पसंख्यक है कौन देश में। ये तो कांग्रेस बताएगी साहब, ये तो कांग्रेस बताएगी। ये हमेशा एक ही व्यक्ति को अल्पसंख्यक मानते हैं। ये तो मुसलमानों के अलावा कोई अल्पसंख्यक नहीं है। आज 25 करोड़ की पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर है, इसके बावजूद तो अल्पसंख्यक। अरे भाई, किस बात के अल्पसंख्यक, किस बात की उनको चाहिए, क्यों प्रायोरिटी चाहिए? आज हमारा और वर्ग तो समाज है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसके बाद में आप उनको पैसा देते हैं, ऐसे कैसे संभव है? ये नहीं चलेगा, इस देश के अंदर नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है, आदेश जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास जाता हूं। अभिषेक जी, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि बढ़ चढ़ के लोग चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अभिषेक जी, अभी सुरेश जी ने कहा कि लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की तमाम अपीलों के बाद, रोज दिन में कई रैलियां होने के बाद, हर जगह लोग कहीं ना कहीं मत प्रतिशत गिर रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आदेश जी, आपके मत प्रतिशत गिरा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं गिरा। प्रधानमंत्री जी आदेश जी, पहले उसका मंथन करो, मत प्रतिशत कहाँ पे कैसे गिरा है। आपके जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे मत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उन्होंने वोट दिया है, 7 बजे निकल के वोट दे दिया था। खूबसूरत कानून है, 400 के ज्यादा आर्टिकल है, बहुत कम देशों के पास ऐसा खूबसूरत और लिखा हुआ संविधान है। भारत के संविधान में एक एक चीज डिफाइंड है। लेकिन हमारा तो बड़े अदब के साथ सुरेश जी को और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो राजस्थान में कहा कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर देती है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो मेरा तो अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी को उनके भाषण याद दिलाएं। दिया है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा आदेश जी 450 रुपए का कमिटमेंट दिया है। राजस्थान 450 रुपए का सिलेंडर करेंगे, आपको पता नहीं है। आप अपने वाले कांग्रेस में राजस्थान करेंगे, रोजगार ज्यादा से 2 करोड़ 450 रुपए में राजस्थान 15 से 20 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में यूं ही मुफ्त आ जाएंगे। और जब लोगों ने इसका भरोसा नहीं किया, ठीक है, देखिए मेरा सवाल आप दोनों से था, जनरल को लेके आप दोनों से गोल करके। ठीक है अनिल जी, आपके पास आ रहे हैं, समझना ये चाहेंगे तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। ठीक है सर, उसकी गारंटी। ठीक है सुरेश जी, आदेश जी, अब एक सेकंड सर, अब एक सेकंड। काम होने की गारंटी। ठीक है अनिल जी, भारत के 2-3 व्यक्ति दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन जाते हैं, 5 साल निकल के बेचारे करे कम हो जाती है। सर अब वेट सर, सुरेश जी और आदेश जी प्लीज सर, प्लीज आदेश जी और सुरेश जी। ठीक है अनिल जी, अब ये देखिए, जो मैं ये समझना चाह रहा था कि इसकी कोई तो क्राइटेरिया तय हो कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है, ये तो तय हो। अब देखिए अभिषेक जी, मैंने पहले बताया ना,
अल्पसंख्यक तो उन लोगों को कहा जाता था जो इस देश के ना हो, इस देश में बाहर से आए थे, बहुत कम संख्या में है और उनका कोई एक्सटोर्शन ना हो, इसके लिए उनको अल्पसंख्यक कह के उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की बात की थी। लेकिन क्या आज का जो अल्पसंख्यक जिनको भारत में कहा जाता है वो क्या ऐसा है कि वो सच में इतनी कम मात्रा में उनका एक्सटोर्शन हो सके? वो तो जहां जहां अधिक मात्रा में उल्टा करते हैं। वो तो बहुसंख्यक जिसको हम कहते हैं उनका एक्सटोर्शन करने की बात करते हैं, उनको धमकाने की बात करते हैं। उसमें तो कोई पाबंदी है नहीं। देखिए, देश में जब संविधान बना तो जो अल्पसंख्यक जिसको हम कह रहे हैं, जो उनकी मात्रा कम कही जाती थी, उनको विशेष अधिकार देने की बात इसलिए कही जाती थी कि उनका कोई एक्सटोर्शन ना करे। इसलिए उनको धारा 29 में, धारा 30 में कुछ विशेष अधिकार दिए गए कि भाई आपको अपनी धार्मिक जो रिचुअल्स है या धार्मिक पढ़ाई है उनको करने के लिए अधिकार है। जबकि बहुसंख्यकों को गीता पढ़ाने का अधिकार नहीं है, उनको कुरान पढ़ाने का अधिकार है, उनको बाइबल पढ़ाने का अधिकार है। बहुसंख्यकों को गीता पढ़ाने का अधिकार नहीं है, जिसके ऊपर हाथ रख के आप कोर्ट्स में शब्द गाते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। ऐसे ही रिजर्वेशन जो हुआ था, रिजर्वेशन भी हुआ था जो दलित वर्ग है या स्त्री वर्ग है उसका एक्सटोर्शन न हो, वो समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसलिए 15 साल के लिए उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए 15 साल तक ये प्रोविजन करते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ये हो गई कि वो 15 साल आज तक खत्म नहीं हुए। दूसरी बात, अगर रिजर्वेशन ही इस बीमारी का इलाज होता तो आज भी दलितों पर अत्याचार ना हो रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन उस बात का पूरा इलाज नहीं है। ये जो बीमारी है जिसको आप छुआछूत बोलते हैं, दलितों पर अत्याचार बोलते हैं, इस बीमारी का इलाज रिजर्वेशन मुकम्मल नहीं है। कुछ और भी इसमें जोड़ना घटाना चाहिए। जैसे इस पर कोई बात करते हैं तो वैसे ही धमाका मच जाता है, लोग रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, इसमें एक और चीज अगर आप थोड़ा सा समझाएं। यहाँ पे ओबीसी को बीच में ले आए, आप कहते हैं 50% का रिजर्वेशन का बैरियर खत्म। अब तो एक और है, जातिगत जनगणना वाला भी सिगुफा है, जातिगत जनगणना वाला भी एक है। मैं यही कह रहा हूँ, आप अभी जनरल की बात कर रहे थे, जनरल की बात कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं। पार्टी कर रही है क्या जनरल की बात? नहीं। जनरल तो ऐसा लगता है कि ऐसी दुधारी गाय है जिससे दूध दोना सबको है, लेकिन देना कुछ नहीं, इवन चारा भी नहीं देना, भूखे मरे तो मरे। लेकिन मेरा ये कहना, ये जो वोट बैंक करने की जो तरीका है, यही तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, काला क्या बोलते हैं पेज है लोकतंत्र का। क्या वोट बैंक के लिए सर्वांगीण विकास की बात ही नहीं कर रहे? आप अभी बात कर रहे थे। अच्छा अनिल जी, इसमें एक और चीज, ये कमी क्यों रह गई कि आप देखिए अल्पसंख्यक जिससे हम कहते हैं उनको तो ठीक है सुविधा मिल जाती है, लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर हिंदू वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक है, उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती है। देखिए मजेदार चीज यही है कि आपने अल्पसंख्यक को देश भर में विभाजित किया है, स्टेट वाइज विभाजित करने की बात कर रहे हैं। मान लो जम्मू कश्मीर है, वहाँ आप अल्पसंख्यक है। आप पंजाब की बात करेंगे, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जाएंगे, वहाँ पे आप हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है। आप स्टेट वाइज मान के अल्पसंख्यक का दर्जा उनको देकर वहाँ फायदा दे दीजिए। नहीं साहब, आप तो नेशन वाइज मानेंगे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, पता नहीं आदेश जी को ध्यान में है कि नहीं, 2012 में तत्कालीन यूपीए 2 मनमोहन सिंह सरकार एक कानून लेके आने वाली थी, ड्राफ्टिंग हो गया था धार्मिक हिस्सा को लेके। शुक्र है कि वो पास नहीं हो पाया। उसमें भी सब कुछ ऐसा था कि अगर कोई दंगा कहीं होता तो वहाँ का बहुसंख्यक जिम्मेदार है, बेशक अल्पसंख्यक उसको सामने किसी का गर्दन उड़ा दे। मतलब क्या है ये देश में? धर्म के नाम पे आप क्यों बांट रहे? जब आर्टिकल 15 कहता है कि हम देश में धर्म और जाति के लिहाज पे छोड़ दीजिए, हम सब बराबर हैं, तो फिर आपको किसी को विशेष चीज देने की जरूरत क्या है? जब हम सब बराबर है तो सब पे समान कानून होना चाहिए, सब बराबर माने जाते। अभी तो हालत ये है, बहुसंख्यक में जो आपका, जिसको आप जनरल कैटेगरी करते हैं, वो बराबरी का अधिकार लेने के लिए लड़ रहा है। वो कहता है हमें भी इंसान मान लीजिए, सामान्य मान लीजिए, और हमें वो अधिकार भी दे दीजिए जो बाकियों को दिए हुए। विशेष अधिकार तो छोड़ दीजिए। वो तो ऐसा लगता है कि फ्रेम से बिल्कुल गायब है, वो तो फ्रेम से बिल्कुल गायब है अनिल जी, रियलिटी यही है। अपने लिए समान अधिकार की मांग कर रहा है, उसको समान अधिकार नहीं मिल पा रहे। बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना है इस देश में। ठीक है आदेश जी, कौन सोचेगा उनके बारे में? आदेश जी, कौन सोचेगा उनके बारे में? अभिषेक जी, उनके बारे में ये हमारा चुनाव घोषणा पत्र है। इसमें गरीब की बात है, कमजोर की बात है, बहुसंख्यक की बात है, हर वर्ग की बात है। ये नौजवान हर वर्ग में है, ये नौजवान हर वर्ग में है, ये किसान भी हर वर्ग में है, ये किसान भी हर वर्ग में, ये महिलाएं भी हर वर्ग में है। देश को बरगलाने का काम जो हमारे साथी कर रहे हैं, अब देश बरगलाने में आने वाला नहीं है।
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये महिलाएं हर वर्ग में हैं। आपको ये पता नहीं किस किस कैटेगरी में दिखती हैं, लेकिन कांग्रेस को ये हर वर्ग में दिखती हैं। ये नौजवान आपको कैटेगरियों में दिखते होंगे, क्षेत्रों में दिखते होंगे कहीं आपको। सर तो फिर उसमें अल्पसंख्यक क्यों, अल्पसंख्यक की बात फिर क्यों होने लगती है? तो कांग्रेस आदेश जी फिर इस पीड़ा के लिए अगर किसी ने सोचा तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा। हम इनको नहीं, आदेश जी फिर उसमें अल्पसंख्यक और पीडीए क्यों होने लगता है? पीडीए को हटा दीजिए। आप बोलिए हम पीडीए के पक्ष में नहीं है, हम पीडीए के खिलाफ हैं। देखो जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मेरी ड्यूटी है कि कांग्रेस क्या चाह रही है, क्या करना चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन क्या करना चाह रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं तो हमेशा पीडीए के आधार पर नहीं, न्याय पत्र के आधार पर लड़ेंगे। आप धरातल पे आइए, जनता के सामने करिए कि हाँ हम जनता का विकास करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। आप केवल एक अल्पसंख्यक मुसलमानों के विकास के ऊपर दरा पे मुसलमान कहाँ देखो वही मुसलमानों की बात। हम ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष को कमजोर नहीं करेंगे। हम विपक्ष के नेताओं में हमने अभिषेक जी देखा होगा आपने अत्याचार नहीं करेंगे। हम देश में सबको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। हम देश के अंदर 30 लाख सरकारी पद खाली है, उनको तुरंत भरने का काम करेंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा ये देश के हित में है। हम वो काम करेंगे। हम देश को बेचने का काम नहीं करेंगे। हम देश की सरकारी संपत्तियों को सरकारी बनाए रखने का काम करेंगे। हमने इस देश में तमाम पीएसयू बनाए। उन तमाम चीजों को जो कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने सारे देश को सेल पे लगा दिया। और एक दो लोग ही हर चीज को खरीदते हैं। बता दीजिए उनके मित्र हर चीज को खरीदते हैं। वहाँ पे जो लोग हमारे काम करते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। सरकारी कंपनियों का डिविडेंड कितना है आपको पता है? 2024 पनडुब्बी का काम करेंगे तो इनके मित्र, एयरपोर्ट चलाएंगे तो इनके 2-3 मित्र, बंदर का चलाएंगे तो इनके 2-3 मित्र, रेल चलाएंगे तो इनके 2-3 मित्र, जमीन से आकाश तक सब कुछ उनको बेचते जा रहे हैं। हम इस बर्बादी को नहीं होने देंगे। सर ऐसे में दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे एक एक करके। सर क्या है, ऐसे में दर्शक नहीं समझ पाएंगे तो उसको बर्बाद नहीं करने देंगे। और देश का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक महिला, एक एक मजदूर हमारे साथ है। लूट लिया, क्या बर्बाद नहीं करने दोगे आप? पूरा देश लूट लिया। अब मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि कंपनियां देश में नहीं देते। इनके टाइम पे 334 कंपनियां हुआ करती थी, सरकारी कंपनियां। आज 357 सरकारी कंपनियां हैं। इनके टाइम पे डिविडेंड नाम की कोई देश पे 50। सर इन मुद्दों पे तो हम डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो विषय है उस पे थोड़ा सा आ जाए सर। आज कर्जा होता जा रहा है, हमारी जेबों से टैक्स लूटा जा रहा है। सर आज जरा इस विषय पे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान क्यों, आप गौर करिए इन चीजों को। हिंदू मुसलमान क्यों, अल्पसंख्यक क्यों, कहां से कहां बढ़ रही है। लेकिन आपको तो केवल एक तुष्टीकरण, केवल मुसलमान के अलावा नजर ही नहीं आता कोई चीज। जो चीज देखो वही मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे भाई उससे बाहर निकल के जाओ, पीएफआई का विरोध करो, पीडीए का विरोध करो, ठीक है, में आओ, पीडीए का विरोध करो आप। ठीक है सुरेश जी, तो अगर जो आप दावा कर रहे हैं अगर सरकार आती है तो क्या, क्योंकि अब जरूरत है देश को जनसंख्या कानून जिसको लेकर के क्या आप आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ यूसीसी को लेकर के क्या आगे बढ़ेंगे हम, अगर आपकी सरकार आती है क्या वो देखेंगे हम देश में? अभिषेक जी पहली बात तो ये कहता हूँ, अगर उनको शब्द है ही नहीं। 100% मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो हमारे संकल्प पत्र में जो जो बातें हमने की हैं वो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के अंदर होंगे। कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो हम छोड़ेंगे, हर वादे को हम पूरा करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब होता है काम होने की गारंटी। ठीक है अनिल जी बोलिए, और साथ ही समझना ये चाहूंगा कि क्या अब उसकी जरूरत है देश को, जहां यूसीसी होना चाहिए, साथ ही साथ जनसंख्या कानून होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है आगे चल करके चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो क्या कानून उसके लिए होना चाहिए? और साथ ही साथ अगर बात हो तो सर्व समाज की हो, किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के लिए ना। अभिषेक जी, असली लोकतंत्र तो देश में तब आएगा जब देश में सरकार
कोई भी सरकारी कागज आपसे आपका धर्म ना पूछे, आपकी जाति ना पूछे, आपका कोई भी काम धर्म और जाति के नाम पर ना हो, देश में सब जन को बराबर माना जाए, व्यक्ति की दो ही जाति होती है, एक गरीब और एक अमीर। 2 दिन कानून लागू रहा और तीसरे दिन सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ा। पूरे देश में ड्राइवर्स की हड़ताल हुई। आदेश जी सुन तो वो कानून लागू रहा, तीसरे दिन सरकार को घुटनों पे आना पड़ा, उस कानून को वापस लिया। इसी तरह इन्होंने किसानों के कानून आदेश जी अब सुन तो लीजिए। जब चर्चा हुई तो कहा गया कि किसानों के साथ तो किसानों से बात की गई, लेकिन जब आंकड़ा मांगा गया एक भी किसान का आंकड़ा नहीं मिला। ये कानून कुछ जगहों पे बैठ के कुछ उद्योग। आदेश जी अब अनिल जी को सुन तो लीजिए प्लीज सर। इन कानूनों की आवश्यकता सर नहीं है। प्लीज आदेश जी और सुरेश जी प्लीज अब अनिल जी को सुन लीजिए। नौजवानों को रोजगार मिले, देश को ऐसा कानून चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार देंगे, देश को ऐसा कानून चाहिए जिससे महंगाई खत्म हो, करोड़ देश इनके को ऐसा बताओ कानून चाहिए ठीक है सर, अब सुनिए। खर्चा डबल ना हो, मुद्रा लोन उनकी हुए, आमदनी डबल हो। 43 करोड़ मुद्रा लोन हुए, हर किसान को जो है आमदनी डबल हो जाएगी, उसका खर्चा डबल कर दिया। सर अब प्लीज सर अब सुन लीजिए अनिल जी को। आदेश जी और सुरेश जी प्लीज सर प्लीज आदेश जी प्लीज उसको एक मकान की आदेश जी प्लीज। खोजी पत्र अरे सर जाता है तो पता चलता है सर ये कई बार आप बोल चुके हैं। सर आदेश जी अब सुन लीजिए प्लीज। सर मैं नहीं चाहता कि अपने डिबेट में ऑडियो डाउन करवाऊं, सो प्लीज सर रिक्वेस्ट। अभिषेक जी मैं ये बोल रहा था, इस देश में अगर स्वस्थ लोकतंत्र रखना है और सही में लोकतंत्र होना है तो किसकी कौन सी जाति है, कौन सा उसका धर्म है, किस तरीके से वो पूजा करता है, सरकार ये काम भी छोड़ दे। सरकार किसी सरकारी कागज पर ना उसकी जाति पूछे ना धर्म पूछे, तभी माना जाएगा। आर्टिकल 15 जो अपना आर्टिकल 15 है जो कहता है कि इस देश में सब समान रूप के समान नागरिक है, तभी रूप से माना जाएगा। आपने आर्टिकल 29 भी दिया, आर्टिकल 30 भी दिया, आपने रिजर्वेशन भी दिया, आपने एसटी भी दिया। अगर सारे चीज अलग अलग से क्लोज है तो फिर आर्टिकल 15 तो है ही नहीं। ये दोनों आर्टिकल ही आपस में कंट्राडिक्टरी है। देखिए जब देश आजाद हुआ तब देश की जरूरतें अलग होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देश के संविधान निर्माताओं ने उस समय की जरूरत देखते हुए संविधान का निर्माण किया था, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज देश की चीजें बदल गई है। आज देश में 2 ही जातियां माननी चाहिए, एक गरीब और एक अमीर। जो गरीब है सरकार को, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो अनिल जी तो जल्दी से क्या समीक्षा अब आरक्षण की भी होनी चाहिए। समीक्षा धर्म का है, किस जाति का है, कैसे पूजा करता है, कहाँ रहता है, इसका क्या मतलब है। समीक्षा अब आरक्षण की भी होनी चाहिए। अमीर ढंग से अपना बिजनेस कर पाए, अपना काम कर पाए, उनकी चिंता करिए। 2 ही तो तरीके हैं, आज भी यही तरीका है। लेकिन ये चूंकि दोनों की अब कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही बैठे हैं, इनकी वोट बैंक को लेके, वोट को लेके अपनी अपनी मजबूरियां है, इसलिए वो ऐसी बात करेंगे। लेकिन दिल से भी ये मानते हैं कि देश में 2 ही जातियां, अमीर और गरीब। गरीब की चिंता आप करिए, अमीर अपनी चिंता कर रहा है, आप ये देखिए कि उसको अलग रूप से उसका एक्सटोर्शन ना हो। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अलग थलग बिल्कुल मत कर दीजिए, ये भी जरूरी है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।